बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी बायोलॉजी की सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसके स्टेटमेंट में अगर हम देखें, अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारे पास जीन्स होते हैं वो फिजिकल यूनिट्स होते हैं और ये लोकेट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हमारे पास जितने भी जीन्स हैं वो फिजिकल यूनिट होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल कॉरेंस। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो कार्ल कॉरेंस हैं इसने अपनी क्या कंट्रीब्यूशन की इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। बेसिकली जो सेंट्रल रोल है क्रोमोसोम्स का वो हेरिडिटी जो है ये फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया था 1900 में एक जर्मन ने जो कि जेनेटिक्स के थे कार्ल कॉरेंस, उन्होंने इसको क्या किया था फर्स्ट टाइम जो है सजेस्ट किया था। ये जो है बेसिकली हमारे पास एक ऐसी डिस्कवरी है या फिर रीडिस्कवरी कह सकते हैं मेंडल्स के वर्क के। मतलब मेंडल्स ने इस पे वर्क किया था, लेकिन जो हमारे पास जर्मन जेनेटिक्स हैं कार्ल कॉरेन, उन्होंने इस पे क्या किया, रीडिस्कवरी की। तो बेसिकली इसमें जो वेल्टर सुटन है इसका क्या रोल है। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट की थी अमेरिकन साइंटिस्ट ने जिनका नेम है वाल्टर सुटन। अच्छा, इन्होंने सेवरल पीसेस दिए थे, कुछ एविडेंसेस दिए थे सुटन्स की थ्योरी के। तो वो कौन कौन से हैं, मतलब अपनी थ्योरी के इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए थे। इन्होंने बताया कि रिप्रोडक्शन जो है इसमें इनिशियल यूनियन होती है, मतलब दो सेल मिलकर क्या बनाते हैं एक जो है वो यूनिटी बनाते हैं, मतलब एग और स्पर्म सेल्स की बात करें। अगर मेंडल्स के मॉडल को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं से करेक्ट था। ठीक है, काफ़ी हद तक करेक्ट था, जिसको आज भी माना जाता है। हमारे पास क्या होते हैं, दो गेमिस्ट होते हैं जो कि मस्ट है कि वो इक्वल होते हैं, क्योंकि हेरिडिटी कंट्रीब्यूशन जो हैं उनकी इक्वल होती हैं। जितने ट्रेड्स भी ट्रांसफ़र होने होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो इक्वली ट्रांसफ़र होते हैं। अगर देखा जाए स्पर्म जो है उसके अंदर क्या होता है, लीडर साइटोप्लाज्म होता है, उसमें क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियाई जो होता है इसका उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है गैमेट्स की प्रोडक्शन में। तो ये था कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल्टन सुटन। नेक्स्ट है जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास दो कॉपीज़ होती हैं हर क्रोमोसोम्स की होमोलोगस पेयर की फॉर्म में। क्रोमोसोम जो होते हैं इनके पास बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब पेयर की फॉर्म में होते हैं। जिनके गैमेट्स जो हैं इनमें कि सिर्फ एक ही गैमेट होता है। ये ऑब्जर्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट रही। फिर मेंडल्स मॉडल जो है इसमें क्या बताया गया कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके पास दो कॉपीज़ होती हैं हेरिटेबल जीन की, लेकिन गैमेट्स में देखा जाए तो वो सिर्फ एक कंसीडर होते हैं। नेक्स्ट इसने कहा कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं जब म्योसिस का प्रोसेस होता है। हर पेयर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वो जो है मेटाफेज प्लेट में अगर उसको देखें तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब हर पेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं म्योसिस का प्रोसेस और म्योसिस 1 म्योसिस 2, मतलब क्रोमोसोम रेप्लिकेशन है। अच्छा, फिर अगर इतना कुछ बताया था तो इस थ्योरी में प्रॉब्लम क्या थी। अच्छा, इसमें देखिए अगर एक ओपन प्रॉब्लम जो है इस थ्योरी में वो क्या थी कि अगर मेंडेलियन करैक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन करें बाय जीन्स जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर लगी हुई हैं, तो अगर ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं तो मेंडेलियन ट्रेट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, मतलब क्रोमोसोम्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ करैक्टर्स होते हैं जो असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, अगर इनको जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म की काइंड जो गिवन है आजकल अगर हम देखें ग्रेटली जो एक्सीड कर रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये क्यों एक्सीड कर रहे हैं, क्यों ये करैक्टर्स जो हैं क्यों असॉर्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। बेसिकली ये जो है ये अर्ली रिसर्च को देखा जाए तो सीरियस रिजर्वेशन हुई थी सुटन्स थ्योरी की वजह से, इस वजह से इसमें क्या आई थी, प्रॉब्लम आई थी। नेक्स्ट आता है डीएनए हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल है, ये कैसे प्रूफ होता है।
हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया डिस्कवरी की जेनेटिक मटेरियल की, और फ्यू जो है उनमें से क्या हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रिफिथ, ठीक है, ग्रिफिथ ने क्या किया था, फर्स्ट एविडेंस दिया था हेरिडिटी नेचर ऑफ डीएनए का। और फिर ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं फ्रेडरिक ग्रिम्थ, इन्होंने क्या किया 1928 में सेम अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन दे दी पैथोजेनिक बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करते हुए। फिर एक और चीज़ यहाँ पे कि इन्होंने वर्क किया दो रिलेटेड स्ट्रेन्स पे जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के हैं, ठीक है। ये क्या होता है, प्रीवियसली इनको निमोकोकस भी कहते थे। ये वायरलेंट स्टेट होते हैं और म्यूटेंट स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है, वायरलेंट और म्यूटेंट स्ट्रेन्स होते हैं बेसिकली हमारे पास। नेक्स्ट आती हैं इसकी कुछ टाइप्स आती हैं, जैसे कि हमारे पास एस टाइप। एस टाइप बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये इनके पास कैप्सूल होता है कि पॉलीसेक्राइड्स का, और ये बने होते हैं स्मूथ कॉलोनीज। ये क्या बनाते हैं, ये स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं कल्चर मीडियम पे, और वायरलेंट पैथोजेनिक जो है वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है, वायरलेंट पैथोजेनिक्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आर टाइप बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो हैं ये क्या करते हैं, ये लॉस करते हैं जीन फॉर कैप्सूल बाय म्यूटेशन। जब म्यूटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो ये जो है ये जीन्स को लॉस कर देते हैं कैप्सूल के लिए। फिर जो है इनके पास रफ कॉलोनीज बनती हैं कल्चर मीडियम पे, और ये नॉन वायरलेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स ऑन माइस। अच्छा, माउस पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। निमोनिया बैक्टीरिया जो है जब माइस जो है डेड होता है तो ब्लड पॉइजनिंग जो है वो कॉज होती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया के से, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया से क्या होती है, ब्लड पॉइजनिंग होती है। जब निमोनिया बैक्टीरिया में अगर हम देखें, माइस जब डेड होता है तो ब्लड पॉइजनिंग होती है। जब क्या किया गया कि सिमिलर माइस जो है उसको इंजेक्ट करवाया गया, तो म्यूटेंट स्ट्रेन जो हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के वो क्या हो गए, वो लेक्ड थे वहाँ पे, वो वायरलेंट थे। वायरलेंट पॉलीसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड कोड था वहाँ पे, और माइस जो है उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि कोड जो है अपेरेंटली नेसेसरी था वायरलेंस के लिए। नेक्स्ट क्या हुआ कि दोबारा इसको डिटर्मिन करने के लिए कि ये पॉलीसेक्राइड कोड जो है वो इटसेल्फ टॉक्सिक है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए जो ग्रिफिथ है इसने डेड बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवाया वायरलेंट एस स्ट्रेन को एक माइस के अंदर। तो माइस जो है परफेक्टली हेल्दी था। मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि अगर जो हमारे पास ये होते हैं पॉलीसेक्राइड कोड है, ठीक है, इसको ये इफ़ेक्टेड नहीं होता, ये टॉक्सिक नहीं होता। अगर ये टॉक्सिक होता तो तब जब माइट में इंजेक्ट करवाया गया था तो हेल्दी माइस जो है वो हेल्दी नहीं रहता, वो या तो डेड हो जाता या तो डिजीज हो जाता। नेक्स्ट है एज अ कंट्रोल। फिर इसने क्या किया कि इसने इंजेक्ट करवाया माइस को, मिक्सचर था जिसमें डेड बैक्टीरिया थे जो कि वायरलेंट थे, एस्ट्रेन और लाइव कोटलेस आर बैक्टीरिया थे। इनको क्या किया, इनको क्या करवाया, इनका मिक्सचर बना लिया। फिर इसने देखा कि इटसेल्फ जो है ये हार्म नहीं कर रहे माइस को, इटसेल्फ हार्म नहीं कर रहे। अनएक्सपेक्टेडली इसने क्या किया, माइस को डेवलप करवाया। इसने क्या किया, माइस जो है उसमें अनएक्सपेक्टेडली, अच्छा जो मिक्सचर बनाया था उसकी वजह से तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली देखा जाए तो माइस जो है उसमें डिजीज सिम्टम्स नज़र आने लग गए, और कुछ जो है उनमें से डेड हो गए। मतलब पहले सिम्टम्स अराइज नहीं हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि सिम्टम्स उनमें आना शुरू हो गए और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। ऑब्जर्वेशन से क्या निकलता है, जो ब्लड होता है ना डेड माइस का, वो क्या करता है, उसमें हाई लेवल होता है लाइफ का, ठीक है। और इसके अलावा जो है वायरलेंट स्ट्रेप्टोकोकस टाइप एस बैक्टीरिया होते हैं जो कि सरफेस प्रोटीन्स पे क्या करते हैं, सरफेस प्रोटीन्स पे उनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि लाइव स्ट्रेन जो है उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं प्रोटीन्स की, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो वायरलेंट होते हैं। समहाउ जो इन्फॉर्मेशन थी वो वहाँ पे क्या किया गया, इसको स्पेसिफाई किया गया कि पॉलीसेक्राइड प्रोटीन कोड जो है जब पास्ट किया गया तो वो क्या हुआ, सॉरी, जब डेड जो माइस है उससे पास आउट किया गया तो वायरलेंट एस बैक्टीरिया जो है वो दिया गया, फिर लाइव को, फिर कोटलेस आर बैक्टीरिया जो है उसका मिक्सचर बनाया गया, परमानेंटली ट्रांसफॉर्म किया गया जो कोटलेस आर बैक्टीरिया होता है उसको वायरलेंट एस वैरायटी में।
तो ये प्रोसेस जो है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफ़र होती है जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। अब आती है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ एवी एंड मैक्लियोड एंड मैककार्टी। 1944 में एक क्लासिक सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट्स हुई थी। हमारे पास इनकी हिस्ट्री मिलती है हमें ऑसवर्ल्ड एवरी की। इन्होंने क्या किया, कॉलिन मैकलियोड और मैकलाइन मैक्ट्री के साथ मिलकर क्या किया, करेक्टराइज किया कि इन्होंने प्रेफर क्या करना है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है उसको रेफ़र करते क्यों हैं और क्या करते हैं, मतलब रेफ़र करना हो तो क्या किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने प्रिपेयर किया एक मिक्सचर को। ठीक है, डेड एस टाइप स्ट्रेप्टोकोकस था, इसको लाइन किया विद आर्ट स्ट्रेप्टोकोकस जो कि ग्रिफिथ ने पहले ही यूज़ किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इन्होंने रिमूव कर दी प्रोटीन्स वहाँ से। फिर क्या हुआ, ये इसने इसकी प्रिपरेशन की। इवेंचुअली देखा जाए तो 99.98% प्योरिटी थी उसके अंदर। फिर क्या हुआ, रिमूवल किया गया जितनी भी प्रोटीन्स थी, आहिस्ता आहिस्ता नियरली जितनी भी प्रोटीन्स थी उनको रिमूव किया गया। और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ थी, लेकिन ये रिड्यूस नहीं हुई, ये वैसे की वैसे रही। ठीक है, नेक्स्ट मोर ओवर अगर हम इसको देखें तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सारे के सारे रिजेंबल कर रहे थे डीएनए के साथ। तो जो प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम्स होता है ना, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है ना, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम के, ये ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करता। तो बेसिकली डाइजेस्टिव एक्टिविटी को इफेक्ट कौन करता है, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो जितनी भी ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाती हैं, लेकिन आरएनए और प्रोटीन के केस में ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंक्लूजन इसका, कि जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं किए हैं अभी हमने पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है, कैप्सूल की फॉर्मेशन जो है उसमें हमें डीएनए का स्ट्रक्चर मिलता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्शी एंड मार्था चेज। अच्छा, फेज लेबल्ड विद P32, ये क्या है हमारे पास, ये वायरसेस जो हैं ये प्रोवाइड होते हैं विद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, जिसमें क्या होता है, इनकारपोरेट होते हैं, ये न्यूली सेंसाइज्ड इनकारपोरेट करते हैं न्यूली सेंसाइज्ड डीएनए, ग्रोइंग फेज का जो होता है उसको इनकारपोरेट करते हैं। 1952 में एल्फ्रेड हार्शी और मार्था चेज जो है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज T2 के साथ, और इन्होंने कहा कि एडिशनल एविडेंस अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, एवरेज की कंक्लूजन होती है। इन्होंने 2 टाइप्स के फिर बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं वो बनाए वहाँ पे। नेक्स्ट है फेज लेबल्ड विद S35। इसमें क्या है, ये वायरसेस जो है ये ग्रो होते हैं मीडियम कंटेनिंग एस। ठीक है, एस कंटेनिंग मीडियम जो होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं सल्फर के, जो कि इनकारपोरेट होते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर और न्यूक्लिक सेंसाइज प्रोटीन कोड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये ट्रैवलिंग यहाँ पे मिस्टेक है तो इसको स्किप कीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर ऑफ बैक्टीरिया टू लेबल्ड वायरसेस। इसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया कल्चर करवाया गया है, ठीक है, अब जो बैक्टीरिया कल्चर हो चुका है वो एक्सपोज क्या करता है, एक्सपोज टू पी लेबल्ड वायरसेस, और दूसरे कुछ कल्चर्स होते हैं उनको एक्सपोज करता है एस लेबल्ड वायरसेस। ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर जो है उसमें पी लेबल्ड और दूसरे जो कल्चर्स होते हैं उसमें एल लेबल्ड, उसमें क्या होते हैं हमारे पास एस लेबल्ड वायरसेस। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ प्रोटीन कोड्स। रिमूवल ऑफ प्रोटीन कोड्स में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो एग्रीगेटेड होते हैं, वायलेंटली उनको रिमूव किया जा सकता है। वहाँ से क्या किया जाता है, कोई भी आउटसाइड मटेरियल जो है जैसे प्रोटीन कोड्स है तो उनको क्या किया जा सकता है, वहाँ से रिमूव किया जा सकता है। मतलब रिमूव कर सकते हैं कैसे, उनमें अगर कोई इन्फेक्शियस वायरस आ गया है तो बैक्टीरिया के सरफेस से उसको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ लेबल। जब बैक्टीरिया टेस्ट किया जा चुका है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस देखी जा चुकी है, उसका लेबल देखा जा चुका है, तो फिर हम क्या देखते हैं, मतलब फिर क्या देखा गया था कि एक ग्रुप जो है बैक्टीरिया का, उसने नियरली और जितने भी उसके एस लेबल जो थे ना, एस लेबल जितने भी ग्रुप्स थे उसके, वो वहाँ से रिमूव हो गए, लेकिन जो पी लेबल थे ना वो वहीं के वहीं पे थे बैक्टीरिया के अंदर। क्योंकि दूसरे ग्रुप्स जो अदर ग्रुप्स की बात अगर हम करें, अदर ग्रुप्स में क्या हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रीज़न। रीज़न क्या आती है इसकी, एस बैक्टीरिया एस टाइप्स जो हैं वो क्यों वहाँ से रिमूव हो गई थी। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि एस एक ऐसा प्रोटीन था, प्रोटीन कोड था जो कि प्रेजेंट था वहाँ पे, लेकिन जो पी है वो प्रेजेंट था डीएनए के अंदर, ठीक है। एस जो था वो प्रेजेंट था प्रोटीन कोड के अंदर, इस वजह से वो वहाँ से रिमूव आउट हो गया। लेकिन जो पी कोड था ना वो कहाँ पे प्रेजेंट था, वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट था, जो कि ट्रांसफ़र कर रहा था इंटीरियर ऑफ बैक्टीरिया को। फिर ये कंफर्म हो गया कि वायरसेस जो हैं जब वो रिलीज़ होते हैं पी कल्चर से तो उनको लेबल कर दिया जाता है, जबकि 3 वायरसेस जो हैं वो वहाँ से रिलीज़ हो गए एस कल्चर से तो वो अनलेबल्ड थे, ठीक है। लेबल किया गया, जो हमारे पास डीएनए वाले थे ना पी कल्चर, उनको लेबल कर दिया गया, वो डीएनए के अंदर थे इसलिए रिमूव नहीं हुए, लेकिन जो एस टाइप थे ना, जो एस कल्चर थे वो रिमूव हो गए और वो अनलेबल्ड थे, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या आता है, हमारे पास नए वायरसेस जो है वो प्रोड्यूस हो गए होस्ट सेल्स के अंदर। फिर जो डीएनए होता है सिर्फ वही जो है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये प्रूफ हो गया तो कि जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो जो इंजेक्ट की गई थी बैक्टीरिया के अंदर, वो स्पेसिफाई जो है न्यू जनरेशन में जब वो ट्रांसफ़र होती है तो वायरसेस की अगर न्यू जनरेशन है तो उसमें डीएनए ट्रांसफ़र होगा, लेकिन प्रोटीन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये बेसिकली इसका प्रूफ था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मेकअप होता है उसका, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कहीं पे कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।